नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। हमने राजस्थान के इतिहास की सीरीज चला रखी थी, जिसमें हमने 3 चैप्टरों का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन का चैप्टर रहेगा 4 नंबर का, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। और यह चैप्टर पर्सनल रूप से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मिलता है। कौन सा चैप्टर है 4 नंबर पर? दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। किस किस का? मेवाड़ का, रणथंभौर का और जालौर का संबंध। इसमें आज अपन पढ़ेंगे 1 नंबर पर गोहिल एवं सिसोदिया वंश, जिसका शासनकाल रहा 566 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो इसमें देखिए आप, गोहिल वंश का संस्थापक, तो गोहिल वंश का संस्थापक थे वो थे गोहिलादित्य, और उनका समय था 566 ईस्वी। यह गोहिलादित्य थे। इनके अन्य नाम थे, वो कौन कौन से थे वो देखिए, गोहिल, गोहेदत्त और गोह इनके अन्य नाम हैं। आगे देखिए, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? बप्पा रावल। तो यहाँ पर देखिए, गोहिल वंश के संस्थापक तो थे गोहिलादित्य, और गोहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे बप्पा रावल। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्षेत्र यानी मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? सीवी, प्रागवाट, मेदपाट इनके प्राचीन नाम हैं। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे सीवी को। तो इसमें देखिए, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम कीवी या सीवी भी रहा है। क्या रहा है? कीवी या सीवी। नेक्स्ट देखिए, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। कौन सी थी? मध्यमिका, और जो वर्तमान में क्या कहलाती है? नगरी। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे मेदपाट को। तो इसमें देखिए, यहाँ मेद जाति का अधिकार था। यहाँ के शासक हमेशा मलेच्छों से संघर्ष करते रहते थे, इसलिए इस देश को मेद की संज्ञा दी गई और उसे मेदपाट यानी मलेच्छों को मारने वाला कहा जाने लगा। इस कारण इस क्षेत्र का नाम मेदपाट व प्रागवाट नाम पड़ा। आगे देखिए, अब मेवाड़ क्षेत्र में शामिल यानी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल हैं वो देखिए। तो 1 नंबर पर देखिए, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, शाहपुरा का क्षेत्र आदि। आगे देखिए, मेवाड़ की आरंभिक राजधानी, तो मेवाड़ की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी नागदा, जिसे गोहिलादित्य ने बसाया था। मेवाड़ की राजधानियों का क्रम, तो इनका क्रम देखिए, मतलब पहले नंबर पर कौन सी रही, दूसरे नंबर पर कौन सी रही, उनका क्रम देखिए। पहले थी नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड और अंत में उदयपुर। आगे देखिए, मेवाड़ के शासक स्वयं को राम के वंशज बताते थे। किसके वंशज बताते थे? राम के। इसी कारण भाटों और चारणों ने मेवाड़ के शासकों को रघुवंशी और हिंदुओं का सूरज कहा है। क्या कहा है? रघुवंशी और हिंदुओं का सूरज कहा है। आगे देखिए, मेवाड़ का राज्य चिन्ह। इसमें देखिए, राज्य चिन्ह में एक राजपूत व्यक्ति व एक भील सरदार को दिखाया गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ राजाओं के सिंहासन रोहण के समय ओंदरी गांव यानी ईडर का भील राजा अपने अंगूठे से रक्त तिलक करता था। भील राजा अपने अंगूठे से क्या करता था? रक्त तिलक करता था। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ शासकों की कुल देवी, तो इनकी कुल देवी थी बायण माता या बाण माता। मेवाड़ के शासकों द्वारा राजधानी छोड़ने से पूर्व एक लिंग जी से स्वीकृति लेना आंस का लेना कहलाता था। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था? यानी मेवाड़ के राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था? तो वो था महासत्य। और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे गोहिलों की उत्पत्ति को। तो वो देखिए, इसमें 1 नंबर पर अबुल फजल के अनुसार देखिए, मेवाड़ के गोहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान हैं। यानी अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गोहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने फारसी
तवारीखों व जैन ग्रंथों के आधार पर राजपूतों को विदेशियों की संतान माना है। नेक्स्ट देखिए, स्मिथ ने गोहिलों को विदेशी माना है। नेक्स्ट देखिए, श्यामल दास और उनकी रचना है वीर विनोद, इसके अनुसार देखिए इन्होंने वल्लभी की गोहिल शाखा को मान्यता देने के साथ इनको क्षत्रियों की 36 शाखा के अंतर्गत बताया है। अब नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार देखिए गोहिल वंशीय राजपूतों को सूर्यवंशी माना है। यानी जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं वो गोहिल वंशीय राजपूतों को क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। नेक्स्ट देखिए, G.H. ओझा गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2014 में पूछा गया है। और ये इस सिद्धांत के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि G.H. ओझा ने क्या माना है? सूर्यवंशी माना है और ये ब्राह्मण वंशी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध सामान्य रूप से रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब 6 नंबर पर मोहनत नैणसी, गोपीनाथ शर्मा व D.R. भंडारकर इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे गोहिलों की शाखाएं मानी जाती है, यानी कितनी शाखाएं मानी जाती हैं किस इतिहासकार के अनुसार, वो देखिए। तो 1 नंबर पर देखिए, मोहनत नैणसी के अनुसार गोहिलों की शाखा कितनी मानी है? 24 शाखाएं मानी हैं। मोहनत नैणसी ने 24 शाखाएं मानी हैं। कर्नल जेम्स टोड ने 24 शाखाएं मानी हैं, इन्होंने भी 24 शाखाएं मानी हैं। नेक्स्ट देखिए, कविराज श्यामल दास ने 36 शाखाएं मानी हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मोहनत नैणसी ने अपनी ख्यात मोहनत नैणसी ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 का। और यह क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2015, संरक्षण अधिकारी भर्ती 2019 में पूछा गया है। अब देखिए 1 नंबर पर अब अपन पढ़ेंगे गोहिलादित्य यानी गोहिल को। इसमें देखिए इनका जो लालन पालन था वो कमलावती ने किया था और जो एक ब्राह्मण थी। इनके उपनाम देखिए, इनके उपनाम कौन कौन से हैं? गोहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है और 2 नंबर पर देखिए गोहिलों का मूल पुरुष कहा जाता है और आदि पुरुष भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब अपना शासन स्थापित किया 566 ईस्वी के आसपास। इन्होंने अपना शासन जो है वो 566 ईस्वी के आसपास स्थापित किया और यह हीराचंद ओझा के अनुसार इनका समय है। नेक्स्ट देखिए, इनके बाद शासक बने, इनके बाद कौन कौन से शासक बने वो देखिए, शिलादित्य, अपराजित और नागादित्य। अब अपन पढ़ेंगे 2 नंबर पर बप्पा रावल को और इनका शासनकाल देखिए 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। आगे देखिए, इनके पिता का नाम नागादित्य था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। इनका मूल नाम कौन सा था? कालभोज। आगे देखिए, इनके गुरु का नाम हारिद ऋषि था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था और यह क्वेश्चन जल प्रेरी परीक्षा भर्ती 2017 में पूछा गया है। नागर जाति के ब्राह्मणों द्वारा नागदा में बप्पा रावल का लालन पालन किया गया। कहाँ पर किया गया? नागदा में। और किनके द्वारा? नागर जाति के ब्राह्मणों द्वारा। अब इनकी उपाधियाँ देखिए कौन कौन सी उपाधियाँ थी? हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवे। और चकवे का अर्थ देखिए चारों दिशाओं को जीतने वाला। नेक्स्ट देखिए, बप्पा के समय गोहिलों की राजधानी थी। तो बप्पा के समय गोहिलों की राजधानी कौन सी थी? वो थी नागदा। आगे देखिए, बप्पा एकलिंग की पूजा करता था। एकलिंग जी मंदिर के प्रधान पुरोहित हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राज कर रहे मान मौर्य से चित्तौड़ को जीता। यानी 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर राज कर रहे मान मौर्य से चित्तौड़ को जीत लिया। अब अपन पढ़ेंगे आगे 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? और वह था मान मौर्य। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, गोहिल का
पहला शासक कौन था? तो वो था गोहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, मौर्यों से चित्तौड़ लेने का समय बताया गया है। किस किस के अनुसार? देखिए, श्यामल दास के अनुसार चित्तौड़ लेने का समय बताया है 734 ईस्वी। डॉक्टर ओझा ने 713 ईस्वी को बताया है। आगे देखिए, बप्पा ने मेवाड़ विजय के बाद एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा व स्वयं को उनका दीवान घोषित किया। उसने शैव धर्म के चिन्ह युक्त स्वर्ण व ताम्र सिक्के जारी किए। फिर से देखिए, बप्पा ने मेवाड़ विजय के बाद एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा व स्वयं को उनका दीवान घोषित किया। उसने शैव धर्म के चिन्ह युक्त स्वर्ण व ताम्र के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट देखिए, 977 ईस्वी के शक्ति कुमार के अघाटपुर यानी आहड़ लेख में कालभोज यानी बप्पा को सूर्य के समान तेजस्वी व आबू अभिलेख में अपने वंश का मुकुटमुनि बताया गया है। अब अपन पढ़ेंगे निर्माण करवाया, यानी बप्पा रावल ने किस किस का निर्माण करवाया वो देखिए। तो एक नंबर पर देखिए, एकलिंग नाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो कैलाशपुरी में है और जो उदयपुर में स्थित है। आगे देखिए, सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण करवाया जो नागदा में स्थित है। आगे देखिए, बप्पा रावल ने संन्यास लिया, यानी बप्पा रावल ने संन्यास कब लिया? तो वो लिया था 753 ईस्वी में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार देखिए, बप्पा स्वतंत्र प्रतापी और एक विशाल राज्य का स्वामी था, यानी बप्पा स्वतंत्र प्रतापी और एक विशाल राज्य का स्वामी था। यह किसने कहा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। आगे देखिए, कालभोज ने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया। किसको बनाया? अपने पुत्र को, और उसका नाम है रावल खुमान प्रथम। और उनका शासनकाल देखिए 753 ईस्वी से 773 ईस्वी तक। आगे देखिए, अब इनके बाद शासक बने, कौन कौन से शासक बने वो देखिए। मत्तट, भर्तृहरि, रावल सिंह, खुमान सिंह द्वितीय, महायक, खुमान तृतीय, भर्तृहरि द्वितीय। अब अपन 3 नंबर पर पढ़ेंगे अल्लट को, और उनका शासनकाल देखिए 951 ईस्वी से 971 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसमें देखिए, अल्लट के पिता भर्तृहरि भट्ट द्वितीय थे। कौन थे? भर्तृहरि भट्ट द्वितीय। इनकी माता का नाम महालक्ष्मी था। ख्यातों में इनका अन्य नाम आलू रावल मिलता है। क्या मिलता है? आलू रावल। शक्ति कुमार के लेख के अनुसार इनकी पत्नी हरिया देवी थी। इन्होंने मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत की। नेक्स्ट देखिए, अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले गोहिल वंश की राजधानी नागदा थी, यानी अल्लट ने आहड़ के स्थान पर राजधानी कौन सी बनाई? नागदा को। इनके समय में मेवाड़ में व्यापारिक केंद्र भी बन गया था। मेवाड़ था वो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर गया था। आगे देखिए, इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो था वरा मंदिर, यानी आदि वरा मंदिर, वो था आहड़ में। नेक्स्ट देखिए, अब आहड़ के वरा मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था, और यह क्वेश्चन रीट लेवल 2 भर्ती 2023 में पूछा गया है। अब अपन 4 नंबर पर पढ़ेंगे नरवाहन को, और इनका समय देखिए 971 ईस्वी से 973 ईस्वी तक इनका समय रहा। इनके पिता का नाम देखिए, तो इनके पिता का नाम था अल्लट। आगे देखिए, इनको विद्या प्रेमी क्षत्रियों का रक्षक व शत्रु का विनाशक कहा गया है। नरवाहन के बाद मेवाड़ के गोहिल वंशों की शक्ति का ह्रास शुरू हो गया। आगे देखिए, इनके बाद शासक बना शालिवाहन, और उनका समय है 973 ईस्वी से 997 ईस्वी तक। अब अपन पढ़ेंगे 5 नंबर पर शक्ति कुमार को, और उनका शासनकाल देखिए 977 ईस्वी से 993 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसमें देखिए, इसके समय पहली बार गोहिलों को अपना मूल प्रांत चित्तौड़ छोड़ना पड़ा, यानी शक्ति कुमार के समय पहली बार गोहिलों को अपना मूल जो प्रांत था चित्तौड़ वह छोड़ना पड़ा।
मालवा के शासक परमार राजा वाकपति मूज ने आहड़ यानी आगाटपुर को नष्ट कर चित्तौड़ दुर्ग व आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आगे देखिए, भोज परमार यानी मूंज का उत्तराधिकारी, इसने चित्तौड़ में रहते हुए त्रिभुवन नारायण मंदिर यानी समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो नागदा में भोजराज नामक तालाब भी बनवाया था इन्होंने। इनके बाद शासक बने तो कौन बने? अंबा प्रसाद, और उनका शासनकाल देखिए 993 ईस्वी से 1007 ईस्वी तक। इसमें देखिए, मेवाड़ पर कुछ समय तक बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ का शासन रहा। इसकी मृत्यु के पश्चात गोहिलों ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब अपन 6 नंबर पर पढ़ेंगे करण सिंह को यानी रण सिंह को, और इनका शासनकाल देखिए 1158 ईस्वी से 1168 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। करण सिंह के पिता का नाम देखिए तो इनके पिता का नाम था विक्रम सिंह। आगे देखिए, करण सिंह के पुत्र थे, 2 इनके पुत्र थे, क्षेम सिंह और राहापे। करण सिंह ने आहोर के पर्वत पर एक किला बनवाया। कहाँ पर बनवाया? आहोर के पर्वत पर। आगे देखिए, करण सिंह की छत्री कहाँ स्थित है? वो है आहड़ में। इसी के शासनकाल में गोहिल वंश 2 भागों में बट गया। किनके शासनकाल में गोहिल वंश 2 भागों में बट गया? तो इसका आंसर हो जाएगा करण सिंह के समय। और वो 2 भाग देखिए, इनके जो पहले पुत्र थे क्षेम सिंह, और उनका समय रहा 1168 ईस्वी से 1172 ईस्वी। इन्होंने रावल शाखा की शुरुआत की और इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। यानी क्षेम सिंह से उन्होंने रावल शाखा की शुरुआत कर कर मेवाड़ पर शासन इन्होंने किया। सेकंड नंबर पर देखिए राहब को, इन्होंने राणा शाखा की शुरुआत की, जो सिसोदिया ठिकाने की शुरुआत थी, और जो क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। अब अपन 7 नंबर पर पढ़ेंगे सामंत सिंह को, और इनका शासनकाल देखिए 1172 ईस्वी से 1179 ईस्वी तक। इसमें देखिए, सामंत सिंह के पिता का नाम क्षेम सिंह था और इनकी पत्नी का नाम पृथ्वीबाई था, और जो पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी। आगे देखिए, सामंत सिंह 1174 ईस्वी के आसपास अजयपाल यानी कुमारपाल सोलंकी का भतीजा को हराकर चित्तौड़ किले पर गोहिलों का पुनः अधिकार करवाया। आगे देखिए, नाडौल के चौहान शासक कीर्तिपाल व पृथ्वीराज भट्ट के बीच अनबन होने पर कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर 1177 ईस्वी के लगभग आक्रमण कर अधिकार कर लिया। आगे देखिए, सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में बागड़ के शासक चोरसीमल को पराजित करके बागड़ में गोहिल वंश की सत्ता को स्थापित किया। अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? वटपर्दक, और वो थी बड़ौदा में। नेक्स्ट देखिए, अब सामंत सिंह 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। अब अपन 8 नंबर पर पढ़ेंगे कुमार सिंह को, और उनका समय देखिए 1179 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक। इसमें देखिए, 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान को हराकर मेवाड़ का शासक बना। किसको हराकर मेवाड़ का शासक बना? कीर्तिपाल चौहान को। इसमें देखिए, इसके बाद शासक बने, यानी कुमार सिंह के बाद शासक कौन कौन बने? मंथन सिंह और पदम सिंह। अब अपन 9 नंबर पर पढ़ेंगे जेतर सिंह को, और इनका शासनकाल देखिए 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक। जेतर सिंह के पिता पदम सिंह थे। जेतर सिंह के सेनापति बालक व मदन थे। कौन थे इनके सेनापति? बालक व मदन थे। इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। आगे देखिए, जेतर सिंह था तो वह था मेवाड़ का शासक, और यह क्वेश्चन JN डिग्री भर्ती 2022 में पूछा गया है। आगे देखिए, इनके शासनकाल से पूर्व नाडौल के चौहान शासक कीर्तिपाल ने यानी सामंत सिंह के समय मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इसका बदला लेने के लिए जेतर सिंह ने चौहान शासक उदय सिंह पर चढ़ाई कर दी। तब नाडौल को बचाने के लिए उदय सिंह ने जेतर सिंह से संधि कर ली और अपनी पोत्री रूपा देवी का विवाह
जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर मेवाड़ और नाडोल की शत्रुता को समाप्त किया। जेतर सिंह का समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर लूट लिया। जेतर सिंह ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की तथा उसने परमार से छीनकर पहली बार चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए आगे भूताला का युद्ध, और वह हुआ था 1227 ईस्वी में। और इसका विवरण देखिए हमीर मद मर्दन के अनुसार। देखिए यह किन किन के बीच हुआ? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें जेतर सिंह की विजय हुई। इस युद्ध में जेतर सिंह के सेनापति बालक और मदन थे। आगे देखिए वीरधवल के साथ युद्ध। इस युद्ध में गुजरात के शासक वीरधवल के मंत्रियों वास्तुपाल और तेजपाल ने संधि करने का फरमान जेतर सिंह को भेजा, लेकिन जेतर सिंह ने संधि करने से मना कर दिया। दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद ने भी 1248 ईस्वी में मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। नसीरुद्दीन ने असफल आक्रमण कब किया? 1248 ईस्वी में। फरिश्ता के अनुसार देखिए, फरिश्ता के अनुसार इस युद्ध का कारण जेतर सिंह द्वारा सुल्तान के भाई जलालुद्दीन को शरण देना था। जेतर सिंह के समय के एक लिंगजी में एक स्मारक लेख यानी 1213 ईस्वी में, इसमें इसे महाराजाधिराज कहा गया। क्या कहा गया? महाराजाधिराज कहा गया। नानसेमा गांव लेख 1222 ईस्वी में जेतर सिंह की राजधानी नागदा थी। इससे स्पष्ट होता है कि 1222 ईस्वी तक नागदा नगर विध्वंस नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिए अब इनके समय की आहड़ में रचित पाक्षिक सूत्रवर्ती जो विक्रम संवत 1309 और इस ईस्वी में देखिए 1253 ईस्वी में उसके श्री कर्णाधिकारी का नाम महतर तलहण दिया गया है। ओघ नियुक्ति में इसके महात्म्य का नाम जगत सिंह दिया गया है। क्या दिया गया है? जगत सिंह। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार देखिए दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्ष ने भी की है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवणकाल कहा है। यानी इसके जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवणकाल किसने कहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। आगे देखिए कालानुक्रम की दृष्टि से सही है, और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में पूछा गया है। इनका कालक्रम देखिए, ये तीनों ही सही हैं। जेतर सिंह, इनका कालक्रम रहा 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक। तेज सिंह, इनका शासनकाल रहा 1253 से 1273 ईस्वी। समर सिंह, इनका कालक्रम देखिए 1273 से 1302 ईस्वी। अब अपन 10 नंबर पर पढ़ेंगे तेज सिंह को, और उनका शासनकाल देखिए 1253 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तेज सिंह के पिता जेतर सिंह थे। इनकी पत्नी का नाम जेतल देवी था, और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, और वो था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, और जो स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इन्होंने उपाधि धारण की, वो कौन कौन सी हैं वो देखिए। परम भटारकर, महाराजाधिराज, परमेश्वर, उमापति, वल्लभ प्रौढ़ प्रताप। तेज सिंह शासक बना तो प्रतिभा संपन्न शक्तिशाली शासक था। तेज सिंह के समय दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन था। 1253-54 ईस्वी में दिल्ली के शासक गयासुद्दीन बलबन ने रणथंबोर, बूंदी व मेवाड़ पर आक्रमण किए। तेज सिंह ने उसके आक्रमण को असफल कर दिया। आगे देखिए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसमें देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध यह ग्रंथ 1260 ईस्वी में आहड़ में तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ, और यह ग्रंथ
कमलचंद्र ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? कमलचंद्र ने। अब अपन 11 नंबर पर पढ़ेंगे समर सिंह को, और इनका शासनकाल देखिए 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। समर सिंह के पिता तेज सिंह थे। अब देखिए समर सिंह ने निम्न नामों का उल्लेख मिलता है, यानी इनका निम्न अभिलेखों के अनुसार विभिन्न नाम मिलता है। वो देखिए कुंभलगढ़ परिस्थिति के अनुसार देखिए शत्रुओं की शक्ति का अपरता इन्हें कहा गया है। 2 नंबर पर देखिए आबू शिलालेख में इनको तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है। 3 नंबर पर देखिए चिरवा लेख में इन्हें क्या कहा गया? शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदृश से और शूर कहा गया है। आगे देखिए समर सिंह के समय प्रसिद्ध जैन विद्वान वो देखिए कौन कौन से हैं? रतन प्रभु सूरी व पार्श्वचंद्र। आगे देखिए प्रसिद्ध शिल्पी व कलाकार देखिए कौन कौन से थे? पदम सिंह, भावचंद्र, वेद शर्मा, केल सिंह, शिल्पी केलन और शिल्पी करम सिंह। आगे देखिए समर सिंह के समय 8 शिलालेख मिलते हैं। कितने शिलालेख मिलते हैं? 8। इन 8 शिलालेख में चिरवा शिलालेख उसका समय देखिए 1273 ईस्वी में समर सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। यानी समर सिंह की वीरता का वर्णन किस में मिलता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा चिरवा का शिलालेख। आगे देखिए समर सिंह के 2 पुत्र थे और उनके नाम देखिए रतन सिंह व कुंभकर्ण। अब देखिए उनके पुत्र रतन सिंह जो चित्तौड़ पर शासन किया और कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की। समर सिंह की मृत्यु के बाद रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। समर सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? रावल रतन सिंह। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे 12 नंबर पर रावल रतन सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।